जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो इंडियन आर्मी की, आपका सपना है टिया आर्मी में जाने का, तो आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं टिया आर्मी का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका, जो भाई ये आपका 15 वाला रहने वाला है। ठीक है, कौन सा प्रैक्टिस सेट है भाई आपका? ये 15वां प्रैक्टिस सेट आ चुका है। और आज के प्रैक्टिस सेट में हम बात करने वाले हैं, आपका जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो बेहतरीन रहेंगे। और 50 का पूरा प्रैक्टिस सेट है। और जैसे मैंने बताया था कि भाई टॉपिक वाइज स्टार्ट हो चुके हैं, तो 50 में से आप अपना स्कोर बताना कितना आपका स्कोर रहेगा। जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे पहले आपके 20 क्वेश्चन जो है मैंने जीके के लिए है, ये आपके जो है चैप्टर वाइज चलेंगे। और 15 क्वेश्चन जो है आपके साइंस के भी बेहतरीन है, चैप्टर वाइज है ये भी। और 15 क्वेश्चन आपके मैथ के है, ये भी मैथ के चैप्टर वाइज मैंने लिए है भाई। तो अपना सभी स्कोर बताएगी क्या लास्ट में आपका स्कोर बना, कितने क्वेश्चन आपके ठीक है। जो 40 प्लस का एवरेज जिन भाइयों का आएगा वो अपने आप को सेफ मान के चलना, उस सिलेक्शन के करीब मान के चलना अपने आप को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो है अच्छे से पूरा कंप्लीट करते हैं पूरा सेट। तो चलिए दोस्तों, मन से लगाना है, बहुत अच्छे से लगाना है, क्योंकि इनको बनाने के लिए मेहनत लगती है, बहुत मेहनत से बना है। ओलंपिक खेलों का पहला आपको बताना है कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य बताना आपको क्या होगा। तो जल्दी बताओ क्या है भाई ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। तो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है फास्टर हाई स्ट्रोंगर। ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा पहले का। ठीक है, चलिए भाई। भारत में हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? भारत में हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से मैंने क्वेश्चन लिया है भाई। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है भाई? रणजी ट्रॉफी आपको बताना है भाई किस खेल से संबंधित रहेगी रणजी ट्रॉफी, जल्दी बताओ भाई। तो भाई ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? रणजी ट्रॉफी जो है वो संबंधित है, वो है क्रिकेट से भाई। ठीक है, क्रिकेट से हो जाएगी संबंधित। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है। और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या बताओ। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या, टेनिस में एक या दो खिलाड़ियों की संख्या होती है। हॉकी में जो है वो 11 होती है खिलाड़ियों की संख्या। फुटबॉल में कितनी होती है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, कितनी खिलाड़ियों की संख्या होती है। ठीक है, और क्रिकेट में भी 11 होती है भाई। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? थॉमस कप आपको बताना है किस खेल से जुड़ा हुआ है। थॉमस पूछा है, जल्दी बताओ भाई। तो थॉमस कप भाई किससे रिलेटेड है? थॉमस कप जुड़ा हुआ है भाई, वो है बैडमिंटन से। बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है भाई। लाल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या एक या दो होती है, लाल टेनिस में भी एक या दो होती है भाई। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, फीफा विश्व कप कितने वर्षों में आयोजित होता है? फीफा विश्व कप बताना भाई कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है। तो भाई फीफा की बात करें हम, चाहे एशियन गेम की बात करें हम, एशियन गेम की बात करें तो एशियन गेम भी 4 वर्ष बाद होती है, हर 4 वर्ष बाद। और ओलंपिक गेम की बात करें तो भाई ओलंपिक की जो गेम है भाई वो भी हर साल, हर 4 साल बाद होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो फीफा वर्ल्ड कप है वो भी भाई आपका हर 4 साल बाद होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सी राइट बिल्कुल। चलिए बात उसके अगला क्वेश्चन है, पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? पहला एशियाई खेल बताना भाई कहाँ आयोजित किया गया है, चार ऑप्शन में से जल्दी बताओ। तो भाई पहला कहाँ किया गया था आयोजित? ये किया गया था भाई नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली। ठीक है, 2020 के जो है टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 के जो है ओलंपिक कहाँ खेले गए थे? टोक्यो में खेले गए थे। ठीक है, ठीक है भाई, 2020 के ओलंपिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आईपीएल की जो है भाई यहाँ पे पहली विजेता टीम पूछा है आपसे, पहली विजेता टीम बतानी है आईपीएल की कौन सी थी। ये तो आपने देख लिया, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट हो जाएगा, आरआर थी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अब क्वेश्चन जो है यहाँ पे नदी से मैंने लिए हैं, रिवर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे आपके सामने बनेंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थान आपने कहाँ से होता है? वो होता है गंगोत्री से, गंगोत्री उत्तराखंड। ठीक है, अमरकंटक से किसको होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों का, नीलगिरी की पहाड़ियों का, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है भाई। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत की सबसे लंबी नदी बतानी भाई, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भाई वो रह जाएगी ब्रह्म गंगा सबसे लंबी। और चौड़ाई की बात करके, चौड़ाई में देखा जाए तो पहले नंबर पे आएगी आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ओ सॉरी, ब्रह्मपुत्र। चौड़ाई में अगर देखा जाए तो यमुना आएगी। ठीक है भाई। तो नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है भाई? नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है, जल्दी बताओ भाई कौन से सागर में गिरती है। तो भाई नर्मदा नदी गिरती है ये अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
यमुना नदी का उद्गम स्थान बताना भाई, यमुना नदी का आपको उद्गम स्थान बताना है। ठीक है भाई, जैसे गंगा का है गंगोत्री, ऐसे ही यमुना का भी जो है वो यमुनोत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, उसके बाद अगला बढ़िया भाई, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? चार ऑप्शन में जल्दी बताओ, राइट ऑप्शन क्या रहेगा, जल्दी बताओ भाई क्या रहेगा। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि उसकी लंबाई के कारण कहा जाता है। हाँ भाई, लंबाई भी है। धार्मिक महत्व है, बिल्कुल है भाई। विशाल क्षेत्र में बहने के कारण, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए, क्योंकि तीनों के तीनों आपसे बिल्कुल ऑप्शन राइट रहेंगे भाई। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो भारत में बतानी भाई, ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भाई। चलिए उसके बाद अगला बढ़ता है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है भाई? ये निकलती है आपकी कर्नाटक से निकलती है। कैसे कावेरी और कैसे ही कर्नाटक हो जाएगा, याद करने की ट्रिक बन जाएगी आपकी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था भाई? ये संविधान से रिलेटेड अब कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, तो जल्दी बताना संविधान लागू कब हुआ था भाई, ये बताना। 26 जनवरी 1950, जो भाई बता रहे हैं बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और पूछा कि बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, बनकर तैयार। ठीक है, बनकर तैयार हुआ था भाई। ठीक है, और 15 अगस्त 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? अपना स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। चलो मैं ये बता देता हूँ क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है भाई? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भाई। पहले पीएम की बात करें तो नेहरू जी, और स्थायी अध्यक्ष जो रहने वाले हैं भारत के, जो स्थायी अध्यक्ष थे संविधान समिति के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले राष्ट्रपति भी रही है, पहले राष्ट्रपति भी है भाई। ठीक है, पहले राष्ट्रपति भी रहने वाले हैं भाई। स्थायी अध्यक्ष भी जो चुने गए थे वो भी राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द होते हैं भाई? संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द होते हैं बताओ भाई। तो भाई कितने शब्द होते हैं? 52 होते हैं भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, मौलिक अधिकार कितने होते हैं भाई? मौलिक अधिकार बताने भाई आपको कितने होते हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भाई कितने होते हैं सबको पता होगा, तो भाई 6 होते हैं मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, संविधान, भारतीय संविधान, संविधान किस देशों से लिया गया है? भारतीय संविधान भाई किस किस देशों से लिया गया है भाई? ये बहुत सारे देशों से लिया है। कोई चीज़ें हमने अमेरिका से लिया है, कुछ इंग्लैंड से लिया है, कुछ हमने जैसे नीति निर्देशक की बात करी, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जो हमने कहाँ से लिए है, निर्देशक तत्व हमने लिए है भाई, ये हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से लिया है। ठीक है, उसके बाद भाई इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है भाई? सबसे लंबा अनुच्छेद बताना कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जीके का ये लास्ट क्वेश्चन था, और बेहतरीन क्वेश्चन आपके जीके के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब साइंस के ज़बरदस्त लाजवाब क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वायत्त को तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है? कौन सा है भाई वो मस्तिष्क का भाग, बताना आपको कौन सा हो जाएगा। तो चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन बताइए भाई, जल्दी जल्दी कौन सा रहेगा। तो भाई पहला ऑप्शन आपका जो है हाइपोथैलेमस राइट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो भी आपको भावना आती है, प्यार आता है, गुस्सा आता है, ठीक है, वो सारा का सारा है ना, दिल टूट जाना, वो सब जो है हाइपोथैलेमस का काम होता है। दिल का कोई रोल नहीं होता उस चीज़ में भाई। मानव मस्तिष्क किस अंग का भाग है? मानव मस्तिष्क किस अंग का भाग है, जल्दी बताओ। तो भाई आपका मस्तिष्क है वो किसका भाग है भाई? वो है आपके तंत्रिका तंत्र का है, तंत्रिका तंत्र के। पाचन तंत्र अलग हो गया, श्वसन तंत्र आपका, ये भी इसी से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन भाई, बुद्धि और निर्णय शक्ति संबंधित है भाई। बुद्धि और निर्णय शक्ति संबंधित है, जल्दी बताओ भाई किससे संबंधित है। तो भाई ये किससे हो जाएगा? ये फ्रंटल लोब से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है भाई? कोशिका का पावर हाउस या भाई किसको कहा जाता है? वो माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है भाई, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और लाइसोसोम की खोज किसने करी थी भाई? डी डबे ने करी थी, डी डबे ने जो है
लाइसोसोम की खोज की थी। ठीक है, कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। नाभिक में क्या पाया जाता है? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, पौधे कोशिका में कौन सा भाग नहीं होता है? पौधों की कोशिका में कौन सा भाग को संबंधित नहीं है, ये बताओ आप जल्दी। तो भाई कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है, वैक्यूल भी होता है। ये जो सेंट्रियोल होता है ना भाई, ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है भाई। उसके बाद भाई प्रोटीन संश्लेषण का होता है भाई। प्रोटीन संश्लेषण अभी बताया मैंने आपको भाई, अभी अभी बताया मैंने आपको प्रोटीन किससे संबंधित है। प्रोटीन का संबंध है भाई राइबोसोम से। प्रोटीन का संश्लेषण राइट्रो जो है राइबोसोम में होता है। और लाइसोसोम का बताया मैंने, नाभिक का बता दिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का भी आपको बता दिया मैंने। सबसे छोटी कोशिका आपको बतानी है भाई, सबसे छोटी कोशिका आपको बतानी है, सबसे छोटी। अगर सबसे बड़ी की बात करें हम, सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? सबसे बड़ी की बात करें तो भाई शुतुरमुर्ग मुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग मुर्ग का अंडा होता है भाई, शुतुरमुर्ग मुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका होती है भाई शुक्राणु। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका, वो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। तो जल्दी जल्दी बताओ भाई, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? अभी अभी मैंने बताया आपको। तो भाई कौन सा राइट हो जाएगा भाई? ओवम राइट हो जाएगा आपका। ओवम भी आ सकता है लिखा हो, या शुतुरमुर्ग भी आ सकता है आपका, दोनों में से। ठीक है, ई आर का पूरा नाम बताना भाई। ई आर का आपको पूरा नाम बताना है। इसका नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ई आर का पूरा नाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक गुर्दे में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है भाई? अगर एक मनुष्य के एक गुर्दे की बात करें, वन किडनी की बात करें, तो दो किडनी होती है भाई। तो दो में से सिर्फ एक की पूछा है, और एक की कितनी संख्या होती है वो बतानी है आपको। तो कितनी होती है भाई? वो होती है संख्या जो नेफ्रॉन की, वो 10 लाख होती है। गुर्दे में नेफ्रॉन की संख्या पूछा है यहाँ पे, नेफ्रॉन की। ठीक है, चलिए उसके बाद रक्त का निस्यंदन कहाँ होता है? नस का रक्त जो होता है हमारा, ब्लड का पूछा है, जल्दी बताओ। तो क्या होता है भाई? ये होता है बोमेन कैप्सूल के अंदर होता है। ठीक है, बोमेन कैप्सूल के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो है वो चैप्टर के हिसाब से लिए है, और जो मैन क्वेश्चन बनते हैं आर्मी में, टी आर्मी में, वही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस आपको बताना क्या है। नाभिका, कोशिकाओं का गुच्छा है, धमनी है, क्या सिरा है? जो ग्लोमेरुलस होती है ना भाई, जो हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं होती है ना, और उनका जो इकट्ठा हो जाता है ना एक साथ, जो उसको बोलते हैं हम गुच्छा। कोशिका का ये होता है, उसको गुच्छा बोलते हैं हम। ठीक है, धमनी और सिरा। ठीक है, धमनी और सिरा में क्या होता है भाई? धमनी में जो है शुद्ध रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध यानी कि शुद्ध आपका जो है एकदम। ठीक है भाई, शुद्ध रुधिर बहता है। और सिरा में जो है आपका अशुद्ध, अशुद्ध भाई जो है आपका ब्लड जो है, अशुद्ध रुधिर बहता है आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है? जल्दी बताओ। तो भाई न्यूटन का आपको पता है। न्यूटन के ने जो है गति के 3 नियम दिए थे भाई। गति के 3 नियम दिए थे, गति के 3 नियम दिए थे भाई। ठीक है, और उसके बाद मैंडलीफ ने जो भाई आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ठीक है, और बोहर ने भाई परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है, पता होगा आपको। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इन्होंने भाई परमाणु सिद्धांत दिया था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? आधुनिक आपको बतानी है, आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? जल्दी जल्दी बताओ। तो भाई वो किस पर आधारित थी भाई? वो थी परमाणु संख्या पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, बी। उसके बाद आवर्त सारणी में कुल तत्व आपको, हाँ, कुल आवर्त बताने हैं, कितने आवर्त होती है आवर्त सारणी में। हम अगर आवर्त की बात करें, देखो मैं आपको आवर्त बताऊंगा, और यहाँ पे वर्ग, बहुत सारे भाई गलती कर देते हैं। आवर्त की बात करें तो 8। ठीक है, उसके बाद वर्ग की बात करें हम, 18 समूह या वर्ग। ठीक है, ये 18 होते हैं भाई। नोट कर लेना, इसमें बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है भाई, कन्फ्यूजन होता है इसमें। उसके बाद भाई यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट होती है साइंस के बेहतरीन आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद अब हम मैथ करेंगे, और मैथ के भी मैंने जो है ज़बरदस्त क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक वर्ग की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी आपको बताना है। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप 22/7 लिखेंगे, और आर का मान यहाँ पे दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर दिया है। तो 14, 7 से हमने 14 काटा, 2 बार कट गया भाई। ठीक है, और 14 दूनी 28, 28 गुना 22 आपको करना है।
22 गुना 28 करना है। आप सीधा भी कर सकते हो या डायरेक्टली आप गुना करना चाहो तब भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके से। तो 22 की आप 8 में गुना कर सकते हो। 22 8 176 होता है ना। तो लास्ट डिजिट देख लो, 6 आ गया। तो 6 कौन से ऑप्शन में आ रही है भाई? 6 तो एक में आ रही है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। तो इसकी गुना इसका मतलब आएगी 616 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? 616 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आयत की लंबाई 20 मीटर है और उसकी चौड़ाई आपको 14 मीटर दी है और क्षेत्रफल बताना है भाई कितना होगा। क्षेत्रफल आपको बताना है कितना होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल भाई आयत का पूछा है, तो यहाँ पे सभी का अलग होता है भाई। आयत का क्षेत्रफल जो होता है भाई वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है भाई आपकी यहाँ पे? 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, और चौड़ाई यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है। 14 की 2 में गुना करोगे कितना होगा? 28, और एक पीछे जीरो लगा देंगे तो 280 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वृत्त की परिधि 28 से 88 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या बतानी है। तो भाई परिधि होती है 2 पाई आर, परिधि बराबर 2 पाई आर होती है। मैंने कल भी बताया था। परिधि यहाँ पे कितनी है? 88 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मान पुट कर देंगे, 2 गुना 22/7, आर आपको निकालनी है। ठीक है, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88। ठीक है, कट गया। और आर बराबर निकालेंगे हम तो यहाँ पे 7 बचा, और ये धरिए जो है 7 इधर जो है वो भाग में है, उधर जाके करेगा ये गुना। ठीक है, और आर बराबर 7 का आपने जो है 2 में गुना करी तो आपका क्या बन गया? 14 बन गया। 7 दूनी 14, आपकी 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है 196 वर्ग सेंटीमीटर है, भुजा बतानी है। तो भुजा बराबर होता है भाई आपका क्षेत्रफल बराबर होता है आपका, जो मैं क्षेत्रफल बराबर होता है आपका भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा भाई? 196 दिया है। तो यहाँ पे जो अंडर रूट है ये भुजा का स्क्वायर है, ये इस पे लग जाएगा अंडर रूट। ठीक है, इधर भुजा आपकी, और अंडर रूट ये 196 बताना किसका होगा? ये 14 का हो गया भाई 196। तो भुजा बराबर कितनी आ गया आपकी? भुजा आ गया आपकी 14। ठीक है, 14 सेंटीमीटर आ गया, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है? जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का मान कितना है? 196 सेंटीमीटर। तो हमने 196 लिखा, यहाँ पे ये भुजा स्क्वायर था, हमने स्क्वायर को हटा के 196 पे लगा दिया, बस सीधा हमने इसका वर्ग लिख दिया। अगला क्वेश्चन भाई, यहाँ पे आपका एक वस्तु जो है 800 रुपये में खरीदी और 920 रुपये में बेच दी, तो उसका आपको लाभ परसेंट बताना भाई। CP कितना था भाई? वो था 800 रुपये। SP भाई बताना, SP है आपका 920 रुपये। ठीक है, लाभ कितने का हुआ भाई? आपको लाभ बताना, लाभ कितने का हुआ? 800 में खरीदे, 920 में बेच दी, तो भाई आपको 120 रुपये का लाभ हो गया। कितने पर हुआ लाभ? वो हुआ भाई 800 पर, और गुना 100 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो, और 8 से आप 12 120 को काटेंगे, कितने बार कट जाएगा? 15 8 120 होता है, तो 15 बार कट जाएगा। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ भाई? 15% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो भाई अगला क्वेश्चन, 1000 रुपये की वस्तु पर जो है 10% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य बताना है आपको, क्या होगा? तो यहाँ पे आप जो है विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर आपको कैसे लिखेंगे आप? तो यहाँ पे आपको डालना है क्रय मूल्य गुणा करेंगे आप जो है हानि, और बटे आप जो है 100 लिखेंगे। ये सूत्र लगा देंगे भाई, इससे आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य है 1000 रुपये, हानि कितनी हुई भाई? आपको जो है 10% की हुई, यानी कि 90 आ गया, और बटे में करेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और 9 एकम 9, और 90 के पीछे 1 जीरो और लगा दें क्योंकि यहाँ 1 जीरो बची हुई है। तो आपका 900 हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, साधारण ब्याज दिया है आपको 3 वर्ष और 600 रुपये पर है, और दर आपको 10% दे रखी है। मूलधन आपको बताना है। साधारण ब्याज आपको दिया है, ठीक है, तो मूलधन आपको कैसे निकालना है? डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो। मूलधन P बराबर आपका जो है 100 गुना ब्याज बटे RT ऐसे डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो 100 गुना ब्याज कितना है भाई आपका? 600 रुपये। दर आपकी जो है 10 है, वर्ष है 3। ठीक है, जीरो से जीरो काट देना, 3 से आप जो है 6 काटेंगे, 3 दूनी 6, तो 200 आ गया। तो 200 आ गया यहाँ पे, 200 धाम 2000। ठीक है, 2000। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा भाई। तो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मूलधन दिया है भाई 5000, दर है भाई 8%, और समय 2 वर्ष दिया है। साधारण ब्याज बताना है भाई आपको, ब्याज बताना है, यानी कि
आपको SI बताना है, तो SI बराबर होता है PRT बटे 100, या मूलधन गुणा दर बटे समय, ठीक है, बटे 100। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा आपका मन करे ऐसे आप लिख सकते हो। मान पुट कर देना भाई, आपका मूलधन है 5,000 और आपको दर दी गई है भाई 8%, समय है 2, बटे में आप करोगे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 8 दूनी 16 और 16 पंजे 80, और 80 के पीछे आपको एक जीरो और लगानी है क्योंकि एक जीरो और बची हुई है यहाँ पे। 800 आ गया भाई, 800 ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, अब जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो चाल दूरी वाले आएंगे, समय वाले, क्योंकि मैंने हर एक आपके जो इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनती है सिर्फ मैंने उन जो चैप्टर है उनको ही टारगेट किया है। एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटे चली भाई, उसकी दूरी आपको बतानी है। तो दूरी बराबर होता है भाई चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय होता है भाई, दूरी चाल गुना समय। तो चाल कितनी है भाई इसकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही है, समय कितना है भाई 3 घंटे है भाई। तो कितना हो गया भाई आपका 36 18 180 हो गया भाई, 180 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो 180 भाई किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पे, 20 किलोमीटर की दूरी है 4 घंटे में तय करती है, यहाँ पे भी आपको चाल बताना है। तो चाल निकालने का फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, सबको याद होना चाहिए, दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पे चाल बराबर कितना हुआ, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है आपकी भाई, यहाँ पे 20 किलोमीटर दी है, समय कितना है 4 घंटे है, 4 से आप 20 को काट देंगे कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। तो कितना आ गया भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया भाई, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। साइन 30 का मान आपको बताना भाई कितना होगा साइन 30 का मान। तो साइन जीरो का मान, साइन जो है जीरो का मान लिखो पहले तो भाई, साइन जीरो का मान जो होता है भाई जीरो होता है। और साइन 30 के मान की बात करें भाई, हम सभी लिखवा देता हूँ मैं, 1/√2, 1/2 होता है। और साइन जो है 45 का मान जो है भाई 1/√3 होता है। और साइन 60 का मान जो है भाई वो आपका लिख लेना आपको, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे 1/√2 होता है, ठीक है, 1/√2, ठीक है। और साइन यहाँ पे आगे लिखोगे आप, साइन 60 का मान √3/2 होता है। और यहाँ पे साइन 90 का मान लिखेंगे आप, साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है। तो साइन 30 का मान पूछा है, तो 30 को हो जाएगा आपका 1/√2, 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक त्रिभुज का आधार है भाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई है भाई 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है लाडले, 1/2 लिखेंगे। आधार दिया है आपका कितना 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको अच्छा समझ आएगा। 2 से आप 10 को काटोगे कितनी बार कटेगा, 5 बार। और यहाँ पे 5 की गुणा 8 में होगी तो कितना आएगा, यहाँ पे 40 आएगा भाई, 40, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। और इतना छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है, आपसे पूछ सकता है व्यास दे देगा 28 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या बतानी है। त्रिज्या जो होती है ना भाई वो व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है, त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, ऐसे निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर जो है वो व्यास की आधी होती है, त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। व्यास कितना है आपका 28 सेंटीमीटर है, बटे 2 करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पे, ए एक काम को जो है 12 दिन में करता है और ए बी जो है मिलकर उसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो बी बताना भाई अकेले कितने दिन में करेगा। तो पहले आपको ए का लिखना है भाई, ए का 1 दिन का काम लिखना है, 1 दिन का काम बराबर 1/12। अब आपको बी का लिखना है भाई, बी सॉरी ए और बी का लिखना है, अब ए प्लस बी का 1 दिन का काम लिखना है भाई, 1 दिन का काम कितना है भाई 1/8 हो गया, ठीक है। अब भाई बी पूछा है, तो बी जो है बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला जो है कितने दिन में करेगा ये आपको बताना है। बी बराबर आपको लिखना है पहले 1/8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस करेंगे 1/12, दोनों का एलसीएम लेना है भाई आपको, एलसीएम यहाँ पे लेंगे हम, तो एलसीएम आपका क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 12, ये मैंने ले दिया, एलसीएम आ गया इनका 24, 8 और 12 का एलसीएम आ गया 24, 8 दिए 24, 12 दूनी 24, तो 3 - 2/24, तो 3 में से एक गया भाई, 1/24 आ गया भाई, ठीक है।
तो बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, बी बराबर आपका 24 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो बी बराबर कितना हो गया भाई, वो 24 दिन आ जाएगा। तो बी का मान कितना आ गया भाई, बी का जो कार्य आया वो 24 दिन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप इस तरीके से आप इसको लपेट सकते हो, या आप ऐसे भी लपेट सकते हो, ए का मान क्या आप ऐसे, ठीक है 12, और बी का मान के, ए प्लस बी का मान के आप जो है ऐसे 8, और दोनों का एलसीएम लेके ऐसे भी आप कर सकते हो। बात फिर भी आपकी यही आएगी जैसे मैंने निकाला है। ठीक है, मैंने जैसे बोल रहा हूँ ना ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ए का जो है 12 और ए प्लस बी का जो है आपका जो हो गया काम वो हो गया 8, दोनों का एलसीएम 24, 12 दूनी 24, 8 दिए 24। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पूछा है वो ए प्लस बी, ए बी का पूछा है, तो बी बराबर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 गया, और जो है 3 में से आपका 2 घट जाएगा, बराबर 1 आएगा। तो आपका जो है बचा क्या, 24 ही बचेगा आपका। ठीक है, 1/24 लिखो आप तब भी बात वही है, या 24/1 लिखो बात तब भी एक वही है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका लास्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ए एक कार्य को 16 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर पूछा है। यहाँ पे दोनों पूछे हैं, तो ए का कार्य आपका 16 है, बी का कार्य जो है यहाँ पे 12 है। तो दोनों का एलसीएम लेना है आपका, क्या आएगा, 12 चौक 48, 16 तीय 48, 48 आ गया भाई। 48 से दोनों संख्या कट जाएगी, 16 तीय 48, 12 चौक 48। तो दोनों का पूछा है, तो 48 बटे आपका 4 और 3 7 हो जाएगा। तो 7 छिंग 42। ठीक है, तो 6 सही 2 आएगा, 2/5 आएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ पहुंच जाएगा ना, तो 6 सही 2/5, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो गया, 6 सही 2/1। और भाई पूरे आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे जो है कंप्लीट होते हैं। क्या रहा आज का स्कोर, कमेंट करके जरूर बताना। आज की क्लास कैसी लगी, कैसी थी आज की क्लास, क्योंकि अब चैप्टर वाइज आपके लिए क्वेश्चन चल रहे हैं। हर एक चैप्टर से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ मैं वहीं से लूँगा, अन्यथा आपको ऐसे परेशान, क्योंकि मुझे पता है टेक का एग्जाम मैंने दिया है, तो मुझे उस चीज़ की नॉलेज है। वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मैं चीज़ें वही कराऊंगा जो एग्जाम में सीधी पूछे जाएगी आपसे। अदरवाइज आपसे फालतू चीज़ें, फालतू क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें पढ़नी है मैन वही आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट में मैंने जो है ली है, इंक्लूड की है। तो चलिए दोस्तों, फिर बात करूंगा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।